हेलो जैन साथियों, कैसे आप सभी लोग। देखिए 17वां प्रैक्टिस सेट है और पहला क्वेश्चन है 17वें प्रैक्टिस सेट में। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो बेलनाकार बर्तन है। अच्छा प्रैक्टिस सेट है ये कुल मिला के, जिनकी त्रिज्या दी हुई है 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, दो बेलनाकार बर्तन है, उनकी त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है और इनमें कुछ पानी भरा हुआ है दोनों में। इस पानी को एक तीसरे बर्तन में डाला जाता है जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और उसमें जहां तक ऊंचाई तक पानी आता है उसका आयतन बताना है। कुल मिला के हो सकता है वो बर्तन इन दोनों के आयतन के बराबर हो। ठीक है, और ऊंचाई तक आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो बराबर ही होगा, वरना इनका पानी इसमें आता नहीं इस वाले बर्तन में। ठीक है, तो इनका आयतन बराबर होगा इन दोनों के, तो मुझे इन दोनों का आयतन निकालना पड़ेगा इन दोनों बर्तनों का। पहले बर्तन का आयतन, इसका आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, इसका बेलन का आयतन, इसका जो आयतन होगा पाई आर वन स्क्वायर एच वन स्क्वायर हो जाएगा। दूसरे वाले का पाई आर टू स्क्वायर और एच टू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दोनों बर्तन हो जाएंगे और इसका जो आयतन है तीसरे बर्तन के बराबर हो जाएगा। तीसरे बर्तन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ये लिख सकता हूं मैं। ठीक है, अब इसमें से पाई तो कॉमन आ रहा है, यहाँ पर ये पाई मेरा कॉमन आ गया। यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर मान रख दूंगा इनके। इसका R1 का मान कितना है, 15 सेंटीमीटर, 15 का वर्ग हो जाएगा 225। ठीक है, और गुणा किससे करूंगा, एच से गुणा करूंगा। इसकी 35 सेंटीमीटर की ऊंचाई है, 35 सेंटीमीटर ये पहले वाली की। पाई मेरा बाहर चला गया है, दूसरी की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, 10 का वर्ग हो जाएगा 100 और इसकी ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई दी हुई है 15 सेंटीमीटर की। ठीक है, 15 सेंटीमीटर ये, और बराबर में आ जाएगा मेरा पाई आर का मान, इसमें एच का मान दिया हुआ है, आर का मान मुझे निकालना है, एच का मान 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से पाई तो कट जाएगा, यहाँ से पाई ये पाई कट जाएगा। अब यहाँ से अगर ये पाई कट जाएगा तो इसमें मुझे ये देखना है कि मुझे सबकी गुणा नहीं करनी है, इसमें मुझे इसमें से कॉमन लेना है। यहाँ पर कॉमन लेने से आसान हो जाती है कैलकुलेशन। यहाँ पर कितना कॉमन, 25 कॉमन मुझे साफ साफ दिख रहा है। 25 कॉमन मैं यहाँ से ले लूंगा। ठीक है, 25 कॉमन मेरे आ गया तो ये कितना बचेगा, 25 नंबर 225 और 35 नंबर 9 पंजे 45, 9 तिया 27, 27 और 4 31, यानी कि 315 आ जाएगा। और प्लस का यहाँ से 25 बाहर आ गया, यहाँ से 4 बचा और 15 चौका 60 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब बराबर में मेरा सिर्फ कितना बचा, आर स्क्वायर और गुणा 15 बचा। इस वाले 15 से, इस वाले 25 में से 5 से काट दूंगा इसको तो 5 पंजे 25 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये 375 आ जाएगा, 375 और बराबर में बचेगा आर स्क्वायर गुणा 3। ठीक है, 5 से मैंने एक बार काट दिया है यहाँ पर, 3 से इसको काट लूंगा, 3 से इसको काटूंगा तो 5 गुणा ये आ जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 4, 3 पंजे 25, 3 दूनी 4, 3 पंजे 15। ठीक है, आर स्क्वायर बराबर इतना आ जाएगा मेरे पास, यानी कि आर स्क्वायर का मान ये आ गया, ये होता है 625, यानी कि आर का मान मेरे पास 25 आ जाएगा। यहाँ से आर का मान मेरे पास 25 आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इनकी गुणा करके फिर मुझे ये सब काम करना पड़ता। ठीक है, और ये इस तरह से मैं स्पीड से जल्दी जल्दी कर भी सकता हूँ। ठीक है, ये मेरी थोड़ी यहाँ से कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो इसकी जो त्रिज्या है वो 25 सेंटीमीटर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 25 सेंटीमीटर की इसकी त्रिज्या होगी, ये मेरा इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया कि एक व्यक्ति दो घोड़ों को 1850 में बेचता है। पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। ठीक है, इसमें दिया हुआ है एक घोड़ा ए है, यहाँ पर एक घोड़ा ए है और एक घोड़ा बी है। ठीक है, इसका सीपी है पहले घोड़े का और ये मतलब दोनों का इनका, और ये एसपी है, सीपी और एसपी का रेशियो है। यहाँ पर पहले घोड़े को उसने बेचा है 15% की हानि पर। 15% का मतलब क्या होता है, 15% का मतलब होता है 3/20। 15% का मतलब होता है 3/20, यानी कि अगर उसने इसको 20 रुपए में खरीदा था तो उसने 3 की हानि पर 17 रुपए में बेच दिया, 17 यूनिट में बेच दिया उसको। 17 रुपए में घोड़ा नहीं मिलेगा, लेकिन ये एक यूनिट है इसकी। ठीक है, परसेंट में लिया है मैंने। 20 यूनिट में अगर उसने खरीदा है तो 17 यूनिट में उसने 3 की हानि पर बेच दिया। दूसरे घोड़े को 25% के लाभ पर बेचा था। 25% का मतलब होता है 25 चौका 100, 25 चौका 100, यानी कि उसने अगर उस घोड़े को 4 यूनिट में खरीदा तो 5 यूनिट में उसने बेच दिया होगा। 25 चौका 100 1/4 होता है, 4 में खरीदा और 1 के लाभ पर 5 में बेच दिया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें क्या बोला है, इसमें सवाल में बोला है यदि पहले, यहाँ पर दिया है कि पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि सवाल में ये बोला है कि इसका जो क्रय मूल्य है पहले घोड़े का, इसके दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, लेकिन सवाल में बराबर नहीं है, यहाँ पर बराबर नहीं है, तो मुझे बराबर करने के लिए 4 से गुणा करनी पड़ेगी यहाँ भी
और यहाँ भी दोनों तरफ 4 से गुणा कर दूंगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा और यहाँ पर 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 चौक 16 और 4 पंजे 20 हो जाएगा। अब मेरे पास जो नया अनुपात है वो 16 और 20 हो जाएगा। मैं इसको इस तरह से लिख लूंगा यहाँ पर। अब आगे क्या दिया हुआ है, आगे सवाल में बोला है कि उसका लाभ या हानि बताना है। ठीक है, लाभ हानि बताना है। तो सवाल में यहाँ पर ये भी रखा था कि 2 घोड़ों को 1850 में बेचता है। पहले को बेच दिया 17 में, दूसरे को बेच दिया 20 में, कुल मिला के उसने 37 रुपये में बेच दिया। ठीक है, 37 का मान किसके बराबर है, 1850 के। 37 से 185 को काटूंगा 5 बार चला जाएगा, 37 पंजे 185 होता है। तो 1 का मान मेरे पास 50 आ जाएगा। यहाँ पर 1 का मान अगर मेरे पास 50 आ गया, सवाल में और दिया हुआ है कि इसका लाभ हानि बताना था। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखते हैं कि पहले घोड़े को 20 में बेचा, 20 में खरीदा, 17 में बेचा, तो माइनस का 3 की हानि हो गई। दूसरे घोड़े को 16 रुपए में खरीदा, 20 रुपए में बेचा, 4 रुपए का लाभ हो गया। ठीक है, 4 रुपए का लाभ हो गया, तो कुल मिलाकर उसको 1 रुपए का फायदा होगा। यहाँ 3 रुपए का जो हानि हुई थी उसने यहाँ पर ले ली, यहाँ पर लाभ के सहित ले ली, तो यहाँ पर केवल उसके पास 1 रुपए का लाभ रहेगा, यानी कि 1 यूनिट का लाभ रह गया यहाँ पर। और 1 यूनिट का मान मेरे पास 50 है ही, तो इसका मतलब 50 रुपए का फायदा है उसको। यहाँ पर प्लस का 1 का मान है, तो इसको प्लस 1 से गुणा कर दूंगा, तो 50 रुपए का उसको फायदा है। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, 50 रुपए का गेन है उसका। अगला क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं का अनुपात 17:6 है और उनके एलसीएम और एचसीएफ गुणनफल 102 है। दो संख्या है ए, मैं मान लूंगा कि दो संख्याएं कौन कौन सी है, ए है और बी है, दो संख्या है। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, इनके अनुपात दिया हुआ है संख्या को 17 और 6। ठीक है, इसको 17x और 6x भी लिख सकता हूं मैं इसको। अब आगे बोला है कि इनके एचसीएफ और एलसीएम की गुणा दी हुई है। एलसीएम और एचसीएफ की गुणा क्या होती है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ही होता है। ठीक है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है अगर मैं एचसीएफ और एलसीएम की गुणा करूंगा तो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17 छक्का 102 और इसकी गुणा कितनी दी हुई है, 102 दी हुई है। 102 तो बराबर 102 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 102 से 102 कट जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर का मान 1 आ जाएगा, एक्स का मान यहाँ पर 1 आ जाएगा। अगर एक्स का मान मेरे पास आ गया तो इसका मतलब ये जो मैंने यहाँ पर एक्स लिया था ये इसका एचसीएफ ही होता है। यहाँ पर इन संख्याओं में एचसीएफ कॉमन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स जो है वो एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ मेरा 1 आ गया, एलसीएम और एचसीएफ की गुणा कितनी थी, 102 थी, ये दोनों का गुणनफल 102 था, तो इसका मतलब एलसीएम का जो मान है वो 102 ही होगा। सवाल में पूछा है एलसीएम और एचसीएफ का व्युत्क्रम का योगफल। व्युत्क्रम का योगफल इनका उल्टे का योगफल पूछा है, 1/1 प्लस 1/102, तो ये हो जाएगा 103/102 हो जाएगा, आसान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यह है कि एक छात्र अपने घर से 2.5 किमी प्रति घंटे की चाल से चलता है और विद्यालय के समय से 6 मिनट अपने विद्यालय पहुंचता है 6 मिनट बाद। तो इसमें कुल मिला के ये क्वेश्चन हर प्रैक्टिस में लगभग रिपीट है ये। ठीक है, ये मैंने कई बार बता दिया है इसका तरीका। इसमें क्या होता है, पहली स्पीड की गुणा करेंगे हम, पहली स्पीड की गुणा करते हैं, उसके बाद इसमें पहली स्पीड दी हुई है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की पहली स्पीड है। दूसरी स्पीड कितनी है, दूसरी स्पीड जो है इसकी, ये होता कब है, ये तब होता है जैसे इसकी जो दूरी है वो बराबर है, इसके घर से स्कूल तक की दूरी बराबर है। ये पहले घर से स्कूल जाता है, फिर स्कूल से अपने मतलब विद्यालय से वापस घर आता है, यानी कि बराबर दूरी तय कर रहा है, तो उसमें स्पीड इसकी अलग हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है और वापस कितने से आता है, यानी कि 1 किलोमीटर की वृद्धि कर देता है जब वह अपनी अगले दिन जाता है जब स्कूल, तब वो या वापस आ रहा है जा रहा है, दोनों में अप्लाई हो सकती है वैसे बात। तो यहाँ पर 3.5 किलोमीटर की स्पीड से अगले दिन जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो नीचे आएगा, यहाँ पर इनका डिफरेंस आएगा। योग कब आता है, योग जब आता है जब टोटल समय लगता है, तो यहाँ पर इनका डिफरेंस आएगा, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर टी आएगा, टाइम तो यहाँ पर दिया हुआ है, टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है 12 मिनट। 6 मिनट बाद में पहुंच रहा है, 6 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो 12 मिनट का टोटल डिफरेंस हो जाएगा। बच्चे 60 करेंगे, कैसे होगा ये भी बता रहा हूँ। पहले क्या 6 मिनट के बाद पहुंच रहा था और फिर बाद में 6 मिनट पहले पहुंच रहा था, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 12 ही होगा। 6 माइनस का -6 ये डिफरेंस होता है, तो ये 12 ही होता है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, 12 पंजे 60, 1/5 आ जाएगा। मुझे डिस्टेंस ही निकाल ली, यहाँ पर ये डिस्टेंस मुझे निकाल लिए, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी मेरी, यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगी 12 पंजे 60, 5 इसको गुणा करूंगा तो आ जाएगा 0.5 और गुणा
3.5। इसकी जब मैं गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा मेरा 35 पंजे 175 होता है, ठीक है। 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 175 हो जाएगा। तो पॉइंट कहाँ लगेगा मेरा? 2 के पहले लगेगा, 2 के बाद बल्कि 1.75 हो जाएगा मेरा। 1.75 किलोमीटर की दूरी है उसके घर से स्कूल की। यही सवाल में पूछा था यहाँ पर। ये क्यों लगेगा यहाँ पर? जब मैं इसको 175 गुणा आएगी मेरी यहाँ पर 175, तो एक पॉइंट यहाँ पर है, एक ये है, तो ये 2 गिने जाएंगे इधर से, एक पॉइंट यहाँ पर लगेगा। या इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 बैठाएंगे, इस तरह से गुणा कर सकते हैं। इसकी पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 कर लेंगे, और दूसरी है 35 बटे, इसको भी 10 कर लेंगे। इनकी गुणा करके नीचे 100 है तो पॉइंट यहाँ पर लगेगा। इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक खोखला गोलाकार खोल 11 ग्राम प्रति सेमी घनत्व वाली धातु से बना है। इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं 3 सेमी और 6 सेमी के। खोल का वजन बताना है, कितना होगा? खोल का वजन बताना है तो इसमें पहले मुझे वजन क्या होता है? द्रव्यमान होता है। वजन जो होता है उसको कहते हैं द्रव्यमान, और द्रव्यमान का जो फॉर्मूला होता है वो आयतन गुणा घनत्व होता है, ठीक है। आयतन और गुणा घनत्व। मुझे आयतन की आवश्यकता है यहाँ पर। आयतन मुझे चाहिए तो मैं आयतन को कैसे निकालूंगा? खोखले गोले का आयतन क्या होगा? खोखले गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r की घात 3 माइनस r की घात 3। ये होता है खोखले गोले का आयतन, ठीक है। खोखले गोले का आयतन हो गया, तो यहाँ पर इसका मान रख दूंगा 4/3 पाई का मान रख दूंगा 22/7, ठीक है। 22/7 आ जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा और यहाँ पर इसमें से घटाऊंगा, इसका 6 36 216 हो जाएगा। 216 में से 27 घटाऊंगा 3 का घन, तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 9 आ जाएगा, और 20 में यानी कि 189 आ जाएगा। 189 आ जाएगा। 7 से इसको काटूंगा, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, और 3 से काटूंगा 3 नम 27, यानी कि ये कुल मिला के मेरे पास जो गुणा आ जाएगी यहाँ पर, तो ये आ जाएगी 88 गुणा 9। 88 गुणा 9 आ जाएगी। इसको करूंगा 9 8 72, और 8 नम 72, और 7 72, और 7 79, 792 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 792 आ जाएगा। 792 सेमी घन इसका आयतन आ जाएगा यहाँ पर। सवाल में क्या पूछा है? ये आयतन आ गया, तो इसमें पूछा है वजन। वजन क्या होगा? आयतन गुणा घनत्व। आयतन कितना है? 792, और घनत्व कितना है इसका? 11 ग्राम प्रति घन सेमी। सेमी से घन से सेमी घन कट जाएगा, तो यहाँ पर ग्राम आ जाएगा। इसकी गुणा करूंगा तो ये इसका वजन आ गया। इसकी गुणा कर दूंगा, ये आ जाएगा 11 दूनी 22, 11 नम 99, 99 और 2 101 हो जाएगा। हाथ से लगेगा 10, और 11 सत्ते 77, और 10 87, 87 12 इसका आ जाएगा 87 12 ग्राम। ये किलोग्राम में पूछा है तो किलोग्राम में हो जाएगा 8 किलो 712, 8.712 किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, ए किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है। ये सवाल भी अच्छा है, बेहतरीन सवाल है एकदम। सवाल में बोला है कि ए किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है, बी क्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना करता है। यदि उनके लाभ के बीच का अंतर 588 है तो दोनों के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, और दोनों 28% का लाभ प्राप्त होता है दोनों को। भाई 28% का लाभ प्राप्त हो रहा है दोनों को, 28%। तो 28% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 28 को लिख सकता हूँ मैं 7/25, ठीक है। 7/25 लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि जब मैं 28/100 करूंगा तो 4 से कट जाएगा, 4 से 28, और 4 पंजे 25 चौका 100, ठीक है। ये कट जाएगा इस तरह से। 7/25 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर ए है और बी है, यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं। ये इनका सीपी का और एसपी का मुझे रेशियो चाहिए होगा। मैं इसी तरह से सवालों को करता हूँ, और इसी तरह करने की सलाह भी दूंगा मैं। तो यहाँ पर ए अगर विक्रय मूल्य पर गणना कर रहा है, तो यहाँ पर जो इसका ये 25 होगा ए के लिए, तो 25 जो होगा ए के लिए एसपी होगा, अगर वो विक्रय मूल्य पर गणना कर रहा है। तो अगर वो विक्रय मूल्य पर गणना कर रहा है, एसपी 25 का एसपी हो जाएगा, तो सीपी क्या होना चाहिए? सीपी उसको लाभ ही हो रहा है, और लाभ हो रहा है तो सीपी कितना होना चाहिए? 18 होना चाहिए। ये 7 इसमें से घटेगा यहाँ पर। कुल मिला के ए का जो एसपी होगा वो 25 होगा, और 18 सीपी होगा। ये बात समझ में आ गई होगी। अब बी जो है, बी कर रहा है क्रय मूल्य पर गणना, तो 25 बी के लिए 25 जो सीपी होगा, और एसपी कितना होगा बी के लिए? 32 होगा, ठीक है। ये इसमें जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर अगर ये क्रय मूल्य पर गणना कर रहा तो इसके लिए 25 ये होगा, और एसपी इसके लिए 32 हो जाएगा। अब आगे बोला है, इसमें ये दिया हुआ कि जबकि इनके लाभ के बीच का अंतर दिया हुआ है यहाँ पर, और इसके अलावा दिया हुआ है कि दोनों के वस्तु का क्रय मूल्य समान है, दोनों विक्रय मूल्य समान है यहाँ पर, ठीक है। ये दिया हुआ है यहाँ पर विक्रय मूल्य समान है इनका,
ठीक है, विक्रय मूल्य समान दे रखा है यहाँ पर, तो विक्रय मूल्य मुझे समान करना पड़ेगा अलग अलग। अगर मेरा विक्रय मूल्य समान होता मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पर मुझे गुणा भाग थोड़ी सी करनी पड़ेगी। मुझे 32 की गुणा यहाँ से करनी पड़ेगी और 25 की मुझे यहाँ करनी पड़ेगी, क्योंकि विक्रय मूल्य को मुझे बराबर करना है। इनकी इधर भी करनी पड़ेगी और इधर भी करनी पड़ेगी 25 से, ठीक है। अगर इस एक में करनी पड़ती है, दोनों यूनिट में करनी पड़ती है। 25 का वर्ग 625 हो जाएगा। इसकी गुणा करूँगा 25 दूनी 50 और 25 के 75, 800 हो जाएगा यहाँ पर। ये 800 हो जाएगा, तो ये भी 800 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के विक्रय मूल्य समान है यहाँ पर, ठीक है। मैंने 1800 लिख दिया है, ये 800 हो जाएगा यहाँ पर, ये भी 800 हो जाएगा। इसके अलावा इसकी गुणा करूँगा 18 दूनी 36 और 18 तिया 54 और 3 57, 576 ये हो जाएगा, यानी कि सबकी गुणा होगी मेरे पास। अब सवाल में बोला था कि इनके लाभ के बीच का अंतर 588 है। इसको कितना लाभ हो रहा है भाई, इसने 576 में वो कोई वस्तु खरीदी, 800 में बेच दी, तो इसको यहाँ पर लाभ हुआ 224 रुपए का, ठीक है। 224 रुपए का इसको यहाँ पर लाभ हो गया। ए को, बी को कितना लाभ हुआ, 625 में खरीदी, 800 में बेच दी, 175 का लाभ हो गया। तो इनके लाभ के बीच में अंतर कितना है, 224 में से 175 घटाऊंगा, तो यहाँ पर बचेगा ये 49 बचेगा यहाँ पर, यानी कि इनके लाभ के बीच का जो अंतर है वो 49 है। और 49 किसके बराबर है, 588 के, 588 के बराबर है। 49 से इसको काटूंगा तो ये कट जाएगा मेरा 5 नम 45, ये कट जाएगा 7 से काट दूंगा एक बार, 7 7 49 और 7 8 56, 7 4 28, 7 से काटूंगा तो कट जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कि एक का मान जो आ जाएगा वो 12 आ जाएगा। एक का मान यहाँ पर मेरा 12 आ गया, एक यूनिट का मान। तो पूछा है विक्रय मूल्य बताना है, तो विक्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य 800 है, विक्रय मूल्य 800 है। दोनों का विक्रय मूल्य बराबर था, 12 की 800 की गुणा कर दो, 12 8 96 आ जाएगा, 9600 आंसर आ जाएगा। विक्रय मूल्य जो है वो 9600 रुपए है। अगला क्वेश्चन यह है कि वर्ष 2000 में मोनू की आयु उसकी बहन की आयु की 3 गुनी थी। 2000 का समय है, वर्ष 2000 का समय है, यहाँ पर मोनू की जो आयु है, ये मोनू की आयु है, उसकी बहन की आयु सिस्टर हो जाएगी उसकी, ठीक है। इनकी आयु का रेशियो दिया हुआ था, कितना था, ये 3 गुना था मोनू अपनी बहन का। जाहिर सी बात है ये इनका रेशियो भी हो जाएगा। 2000 में अगर ये 3:1 का अनुपात रहा था इनमें, तो 2010 में हो सकता है अनुपात अलग हो, लेकिन इनके बीच का जो अंतर होगा वो बराबर होगा। दो व्यक्ति हैं, अगर वो 2000 में एक 5 साल का है, एक 10 साल का है, तो 2010 में भी उनके बीच में 5 साल का ही गैप रहेगा जो 2000 में था। यानी कि जो मान लिया ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति हैं, किसी ईयर में उनके बीच में कुछ अंतर है, तो दोनों बराबर के साल से तो बढ़ेंगे वो, तो जो अंतर रहेगा वो बराबर ही रहेगा, चाहे पहले 2000 के पहले चले जाओ या 2000 के बाद में चले जाओ, अंतर हमेशा बराबर रहेगा। तो यहाँ पर जो अंतर है, इसके 2000 में कितना अंतर था इसमें, 2010 में इनमें 2010 में इसकी बहन की आयु 24 वर्ष अधिक थी, उसकी आयु उसकी बहन से 24 वर्ष अधिक थी, यानी कि 24 वर्ष का अंतर था 2010 में इनमें। तो यही अंतर जो रहा होगा वो भी 2000 में भी वही अंतर रहा होगा, हालांकि अंतर कम होगा लेकिन उसी रेशियो में अंतर रहा होगा। तो यहाँ पर इसमें कितना डिफरेंस है, 2 का, तो 2 किसके बराबर होगा, 24 के बराबर होगा। एक का मान यहाँ से 12 के बराबर आ जाएगा, 12 तिया 36 और 12 एकम 12, 12 तिया 36 और 12 एकम 12। इसका मतलब ये हुआ कि 2000 में जो उनकी आयु थी वो 36 और 12 थी 2010 में, यानी कि 12 10 और जोड़ दूंगा यहाँ पर। किसकी आयु पूछी इसमें, की आयु पूछी है मोनू की, तो मोनू की हो जाएगी यहाँ पर 46, मोनू की 46 हो जाएगी और उसकी 22 हो जाएगी, किसी की भी पूछी जा सकती है, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हैं, उसको एक्स मान के भी कर सकते हैं, दिक्कत कुछ है नहीं। लेकिन ये चीजें अगर समझ में आ गई तो फिर कोई दिक्कत होती नहीं है, फिर किसी भी तरह का सवाल आ जाए हम कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक तो हमें आता ही है, ठीक है। हमें करना अपना कंसेप्ट मजबूत करना है कुल मिला करके। अगला क्वेश्चन ये है कि 3%, 27% और 23% के 3 क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट दी हुई है, ये निकालनी है कौन सी होगी। तीन यहाँ पर ये दी हुई है, यहाँ पर 3% है, इसके अलावा 27% है और एक 23% है। अब यहाँ पर एकल छूट निकालनी है, तो इसमें मैं फ्रैक्शन तो कोई बन नहीं रही इसकी, तो इसलिए मुझे इसमें सक्सेसिव ही लगाना पड़ेगा। सक्सेसिव में दो में करके लगाऊंगा, एक साथ भी लगा सकता हूँ, उसमें भी फिर दिक्कत से आती है, तो दोनों में लगा सकता हूँ। 27 और 23 कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। मैं पहले इन दोनों में लगाऊंगा बड़े बड़ों में, तो यहाँ पर लगाऊंगा 27 प्लस 30, ये कितना हो जाएगा 50, और माइनस का 27 गुणा 30 23 है, ठीक है। 27 गुणा 23 बटे 100, ये 23 है यहाँ पर, ये 23 हो जाएगा। 27 गुणा 23 बटे 100 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 27 और 23 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा।
माइनस का, इसको इसकी गुणा करूँगा यहाँ से मैं, 23 के 27, 27 ते 81 का 1 आ जाएगा, और 27 दूनी 54, 54 और 8 हो जाएगा 62, 621 आ जाएगा, और नीचे 100 है तो पॉइंट 621 यहाँ पर लगेगा, पॉइंट 621 आ जाएगा ये। 50 में से 6.21 को घटाऊंगा, 50 में से 6 जाएगा, 44 घटेगा, 44 तो यही रह जाएगा, और फिर इसमें से 0.21 भी घटेगा, तो 43 पॉइंट ये आ जाएगा 79, 43.79 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 की मेरे पास सक्सेसिव आ गई है, और मुझे निकालनी है इसके साथ जो रह गई है, 3% ये रह गई है, और 1 की आ गई है। अब इन दोनों की भी निकालनी पड़ेगी, एक बार और मुझे करना पड़ेगा। तो 43.79 प्लस का 3 माइनस का 43.79 गुणा 3 और बटे में आ जाएगा 100। ठीक है, यहाँ पर मैं निकालूँ, कुल मिलाकर इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन तो है ही यहाँ पर, तो इसमें ये आ जाएगा यहाँ पर 46.79 तो ये आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस करूंगा इसको मैं, इसकी गुणा करनी पड़ेगी, 3 नम 27, 3 नम 27, 3 चौक 12 और 2, 3 चौक 12 और 2, 3 नम 27, यहाँ पर 49, ये 79 है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 79 है, 3 नम 27 का 7 आ जाएगा, और 3 सत्ते 21 और 2 23 का 3 आ जाएगा, 23 का 3 आ जाएगा यहाँ पर, और 3 3 9 2 11 और 3 चौक 12 और 1 13, यानी कि 13,137 आएगी। इनकी गुणा पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है अभी, तो पॉइंट लगा दूंगा मैं इसका यहाँ पर। ठीक है, पॉइंट यहाँ पर लगेगा इस 2 के बाद ही, 3 से पहले इस वाले के, और 100 भी है नीचे, तो पॉइंट 2 और बढ़ जाएगी जगह, तो यानी कि 1.31 बचेगा। मैं 2 तक ही ले लूंगा, 2 स्थानों तक। 1.31 मुझे इसमें से घटाना है, 1.31 इसमें से घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा, और 46 से 1 जाएगा 45 बचेगा। 45.68% की आ जाएगी इसकी ओवरऑल फ्रैक्शन, यानी कि तीनों की आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। फिर भी देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें यहाँ पर करनी तो पड़ी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस तरह से हम सवाल को करेंगे। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि यहाँ पर यदि y एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कुल मिला के इसमें हमें माध्यिका पता होनी चाहिए। समबाहु त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है, तो माध्यिका क्या होगी, माध्यिका की लंबाई कितनी दी हुई है, y दी हुई है, माध्यिका की लंबाई दी हुई है y, तो y बराबर क्या होगा, माध्यिका होती है √3/2 इंटू समबाहु त्रिभुज की भुजा। समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर a है तो ये उसका फॉर्मूला होता है माध्यिका का, समबाहु त्रिभुज की माध्यिका। अब यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा, यानी कि हमें यहाँ पर क्या निकालना, भुजा निकालनी, तो भुजा हो जाएगी 2y/√3 आ जाएगा यहाँ पर, 2y/√3। अब मुझे क्षेत्रफल चाहिए, क्षेत्रफल क्या होगा समबाहु त्रिभुज का, √3/4 a² ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पर a का मान रख दूंगा, 3/4 आ जाएगा। a का मान कितना है, 2 दूनी 4y², और बटे में आ जाएगा यहाँ पर 3, बटे में आ जाएगा 3। ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा ये वाला, और यहाँ पर बचेगा मेरे पास √3/3 बचेगा, और इंटू y²। ठीक है, इसको मैं √3/√3 को क्या लिख सकता हूँ, 1/√3 लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, √3/3 है तो मैं इसको √3 से गुणा करूंगा, √3 से नीचे भाग करूंगा, 3 से 3 यहाँ पर √3 गुणा करूँ तो 3 ही आएगा यहाँ पर, और नीचे बचेगा 3√3, 3 से 3 कट जाएगा, तो इस तरह से 1/√3 बचता है यहाँ पर ये, तो ये बचेगा y² बचेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका ये वाला। अगला क्वेश्चन है ये वाला यहाँ पर कि ललित और मनोज ने क्रम से 10,000 और 18,000 का निवेश करके साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। 8 महीने बाद नितिन 24,000 का निवेश करके उनके साथ शामिल हो गया, यानी कि इन्होंने रुपए लगाए कुछ। ठीक है, ये रुपए लगाए किसने, ये लगाए थे ललित ने, मनोज ने, और एक था इनमें नितिन। ठीक है, नितिन बाद में जुड़ा था। अब इन्होंने रुपए लगाए किस अनुपात में, 10, 18 और 24 के। ठीक है, 10, 18, 24, 10, 18 और 24 के अनुपात में इन्होंने रुपए लगाए। मैंने 3 सिफर तीनों में से काट दिया है यहाँ पर। ठीक है, नीचे आता है टाइम, इनका टाइम का रेशियो आता है यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं और भी थोड़ा सा कम कर सकता हूँ, इसको मैं 5, 2 से काटूंगा तो 5, 9 और 12 लिख सकता हूँ। ठीक है, 5, 9 और 12 लिख सकता हूँ, 5, 9 और 12 ये लिख सकता हूँ यहाँ पर। इन्होंने टाइम कितना था इनका, 2 वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ, यानी कि 2 वर्ष के लिए तो एल और एम यानी कि ललित और मनोज लग रहे थे, यानी कि 24 मंथ तक तो दोनों लग रहे थे ये।
ठीक है, 24-24 महीने लग रहे थे और 8 महीने के बाद नितिन शामिल हुआ था। तो नितिन कब कितने महीने रहा था? 16 महीने रहा होगा नितिन। नितिन रहा होगा 16 महीने तक, ठीक है। तो इस 2 वर्ष के बाद जो लाभ है वो 12,000 है। तो यहाँ पर ये राजस्व हो जाएगा यहाँ पर इनका। तो राजस्व कितना होगा यहाँ पर? यहाँ से ये 12 से मैं काट दूंगा, पहले थोड़ा छोटा कर दूंगा यहाँ से भी स्कोर। 12 से काटूंगा, 12 दूनी 24 और ये 2 से ये कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये 2 आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ से भी ये 2 आ जाएगा यहाँ पर, 12 दूनी 24। 2 से भी और कट रहा, ये 2 से कट जाएगा यहाँ पर, 2 8 16 आ जाएगा यहाँ पर। तो कुल मिला के 5, 9 और 8 इस रेशियो में इनका लाभ बटेगा। यहाँ पर 5, 9, 8 के रेशियो में लाभ बटेगा। अब यहाँ पर इनका टोटल कितना है? 9, 5, 14 और 8 22। ये 22 हो रहा है, 9, 5, 14, 8 22, ठीक है। ये टोटल कितना है? 22 है। इनका लाभ जो है यहाँ पर टोटल 22 रुपए है या 22 यूनिट है। तो 22 यूनिट का मान कितना है? 22,000 है। 22 यूनिट का मान 22,000 है। 1 यूनिट का मान 1,000 हो जाएगा। सवाल में क्या पूछा है? नितिन और मनोज का कुल लाभ। नितिन और मनोज कौन से हैं? ये है और ये है। 8 9 17 है, 17 से गुणा कर दूंगा यहाँ पर, तो 17,000 हो जाएगा। 17,000 नितिन और मनोज का है। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि अजय को 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए जेड उधार देने पर ₹41,160 प्राप्त हुए। जेड का मान बताना है, यानी कि धनराशि बतानी है कितनी होगी। 40% का मतलब क्या होता है? 40% का मतलब होता है 2/5। 40% को मैं 2/5 लिख सकता हूँ, यानी कि अगर 5 रुपए की धनराशि है तो वो 40% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 7 रुपए मिश्र धन बन जाएगी वो, ठीक है। 1 साल में मुझे 3 साल तक का करना है, तो 5 7 5 7 ये 3 बार करूंगा, ये 125 हो जाएगा यहाँ पर और ये 343 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इतने प्राप्त हुए थे 41,160। यहाँ पर कितने प्राप्त हुए हैं? यहाँ पर 343 प्राप्त हो रहे हैं। तो किसके बराबर है ये? 41,160 के बराबर है 343। 7 से कट जाएगा, 49 बार कटेगा क्योंकि ये 343 7 का घन होता है और ये 7 पंजे 35 और यहाँ पर कितना बच जाएगा? यहाँ पर बच जाएगा 6 बच जाएगा, 7 अट्ठे 56 और यहाँ पर फिर से 5 बच जाएगा, 7 अट्ठे 56, ठीक है। 0 हो जाएगा। 7 से फिर एक बार कटेगा, 7 से 49 और ये 7 अट्ठे 56 और 7 चौक 28 और ये 1 का मान जो हो जाएगा 7 एकम 7 7 दूनी 14 12 7 84 होता है। तो 1 का मान 120 आ जाएगा। अगर 1 का मान 120 है, सवाल पूछा जेड का मान, तो जेड क्या होगा मेरा? ये है जेड जो है ये उधार ली हुई राशि है यहाँ पर। तो 125 से यहाँ पर गुणा कर दूंगा, 125 से जब गुणा करूंगा तो 15,000 आ जाएगा। 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, ठीक है। 15,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा इसका हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये दिया है कि एक नाव को धारा के प्रतिकूल 62.3 किलोमीटर की यात्रा तय करने में 75 मिनट लगते हैं। ये सवाल हर उसमें रिपीट हो रहा है, लगभग पिछले 4-5 प्रैक्टिस सेट से यही सवाल आ रहा है, सेम बिल्कुल, ठीक है। अगर किसी ने पिछला प्रैक्टिस सेट देखा होगा तो सेम सवाल इस तरह से कर सकते हैं इसको। अगला है एक्स और वाई किसी कार्य को क्रम से 45 दिनों और 40 दिनों में, एक्स है और ये वाई है। एक्स जो है वो करता है 45 दिन में, वाई करता है 40 दिन में। दोनों का एलसीएम निकाल लूंगा मैं। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? यहाँ पर मैं कितनी गुणा करूँ, कितने से गुणा करूँ जो मेरे 40 भी कट जाए यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे गुणा करनी पड़ेगी। यहाँ पर 8 से अगर करता हूँ, 8 पंजे 40, ठीक कट तो रहा है यहाँ पर, 8 पंजे 40, ठीक है। 8 से मैं गुणा कर दूंगा तो यहाँ पर मेरा एलसीएम आ जाएगा ये, ठीक है। मेरा यहाँ पर एलसीएम आ गया। 45 से काटूंगा इसको तो 8 बार और इससे काटूंगा 8 पंजे 40 और 9 पंजे 45। वाई की एफिशिएंसी 9 हो जाएगी और एक्स की आ जाएगी 8। आगे बोला है कि वे एक साथ काम शुरू करते हैं और एक्स n दिनों के बाद कार्य छोड़ देता है और वाई शेष कार्य 23 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। तो n किसके बराबर है? यानी कि y ने 23 दिनों में काम पूरा किया, तो y ने 23 दिन में कितना काम किया? 9 की यूनिट से, 9 इसकी यूनिट है, 9 इसकी इफिशियंसी है, तो कितने यूनिट काम किया इसने? 9 तिया 27 का 7 आ जाएगा और 9 दूनी 18 और 2 20, 207 काम किया। टोटल काम कितना है इसका? 8 पंजे 40 और 8 चौक 32, 360 टोटल काम है। 360 में से 260 किसने कर दिया? वाई ने। शेष काम कितना बचा? शेष काम बच रहा है अभी, इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, ये 3 बचेगा यहाँ पर और ये बचेगा यहाँ पर 153, ठीक है। 153 यहाँ पर बच जाएगा। 153 अभी शेष काम बच रहा है। तो 153 काम जो किया था शेष नहीं बच रहा, बल्कि 153 काम पहले ही हो गया था। 153 काम ये पहले ही हो गया था। तो ये किसने किया था? ए और बी ने मिलके किया था। ए और बी ने मिलके किया था। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 8 9 17, 17 से भाग करूंगा 17 9 153, यानी कि इन्होंने शुरू में पहले 9 दिन एक साथ काम किया था। तो कुल मिला के एक साथ काम करने के बाद एक्स ने काम छोड़ दिया था।
n दिनों के बाद। तो इसका मतलब n का मान जो होगा वो 9 होगा। n का मान 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर इस तरह से नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसका एक तरीका और बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, इतना तो मुझे करना ही पड़ेगा यहाँ पर ये। ठीक है, यहाँ पर ये इतना करना पड़ेगा। आगे बोला है सवाल में, जैसे बोला था कि वे एक साथ काम शुरू करते हैं और x दिन के बाद n ने काम छोड़ दिया। एक साथ काम करते हैं मिल करके n दिनों तक, यानी कि एक साथ 8 और 9 17 की इफिशियंसी से n दिनों तक काम किया, तो 17 n काम पूरा हो गया। 360 काम टोटल है। 360 में से अगर मैं 17 n घटा दूंगा, 17 n, तो ये जो टोटल काम बचेगा, जो शेष काम बचेगा, इसको कौन कर रहा है? इसको कर रहा है y, कर रहा है 23 दिनों में। y कर रहा है 23 दिनों में 9 की इफिशियंसी से। इफिशियंसी 9 है और 23 दिनों में काम पूरा कर रहा है ये। 9 की और 23 की गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 360 माइनस का 17n। अभी मैंने इसकी गुणा की थी तो इसकी आई थी 9 × 27 और 9 दूनी 18, 207 आया था। ठीक है, 207, यानी कि यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि 17n का मान जो होगा 360 में से 207 जब घटेगा तो 153 बचेगा, यानी कि n का मान जो आएगा वो 153/17 आएगा। 17 नम्मा 153। तो इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके हैं सवाल करने के। अगला सवाल यह है कि 5 क्रमागत सम संख्याएं अवरोही क्रम में लिखी जाती है यदि पहली, दूसरी और तीसरी संख्या में 6, 8, 10 जोड़ दिया जाए और अंतिम दो में 13 जोड़ा जाता है, तो संख्याओं का नया योग प्रारंभ में दी गई क्रमागत सम संख्याओं के योग का 120% हो जाता है। सवाल को कैसे करेंगे? सवाल को करने के लिए मैं ये भी कह सकता हूँ कि पहले हम मान लेंगे कि संख्या x, x + 2, x + 4 इस तरह से मान लूंगा। ठीक है, वो 5 संख्याएं क्रमागत सम संख्याएं, ऐसे भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा इससे आसान तरीका और एक भी अपना सकता हूँ कि वो बीच की संख्या अगर 5 है तो बीच की संख्या में x ले लूंगा, पीछे को मैं अगर x - 2 घटाऊंगा और x - इधर को 4 घटाऊंगा, इस तरह से ले लूंगा। इधर को मैं x + 2 जोड़ूंगा और x + यहाँ पर 4 दूंगा। ये मैं 5 संख्याएं मान सकता हूँ। इससे मेरा काम आसान हो जाएगा बहुत। कैसे काम आसान हो जाएगा? दोनों सवालों को करके देखना, पता लग जाएगा किस तरह से आसान होगा। यहाँ पर इनको जोड़ूंगा तो मेरे पास 5x आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस प्लस का 4 है, माइनस का 4 है, माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 है, ये खत्म हो जाएगा। और कुल मिला के ये संख्याएं भी क्रमागत सम संख्याएं हैं। आप देख सकते हैं x का मान 6 रख करके देख सकते हैं, सभी क्रमागत सम संख्याएं हैं यहाँ पर ही। ठीक है, इसका मतलब अगर ये क्रमागत सम संख्याएं हैं मेरी, यहाँ पर ये 5x आ गया इनका योग। सवाल में बोला है कि इनको अवरोही क्रम में जब लगाया जाता है। अब मैं अगर इसको अवरोही क्रम में लगाता हूँ तो ये मेरी पहली हो जाएगी, ये मेरी दूसरी हो जाएगी, तीसरी, चौथी और पांचवी हो जाएगी। अवरोही क्रम में लगाने के बाद पहली संख्या में 6 जोड़ा था। पहली संख्या मेरी है, यहाँ पर मैं 6 जोड़ूंगा। इसमें कितने जोड़ने को बोला? 8। इसमें कितने? 10 जोड़ूंगा। इन दोनों में 13 जोड़ने को बोल रखा है वो। ठीक है, ये मेरी अवरोही क्रम में इस तरह से लग गई थी यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा जोड़ने के बाद? ये हो जाएगा यहाँ से x माइनस का 9 हो जाएगा, नहीं प्लस का 9 बचेगा। 13 में से माइनस का जाएगा, प्लस का बचेगा। ये कितना बचेगा? x - 2 13, यानी कि x + 11 बचेगा यहाँ पर ये। और ये x + 10 आ जाएगा, ये भी x + 10 हो जाएगा और ये भी x + 10 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो कुल मिला के ये कितने हो जाएंगे? 5x और 9 20 और 30 50 हो जाएगा। ठीक है, तो इनका योग आ गया 5x + 50 और पहले की जो क्रमागत सम संख्या आई थी उनका आ गया 5x। सवाल में बोला था कि अब जब ये इसको क्रमागत अवरोही क्रम में लगा करके ये संख्याएं जोड़ दी जाती हैं तो इनका जो नया योग है, तो वो जो पहले क्रमागत संख्याओं का योग था उनके योग के 120% के बराबर था। 120% का मतलब क्या होता है? 6/5 होता है। ठीक है, 6/5, 5 से 5 कट जाएगा, 6x बचेगा। यहाँ से 5x प्लस का 50 है और यहाँ पर 6x बचेगा, या मैं इसको 50 बराबर का x भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये धरा करके घट जाएगा, यानी कि x का मान 50 आ जाएगा। सवाल में पूछा है 3 मध्य संख्याओं का औसत क्या है, यानी कि इस x को मुझे ये नहीं लेनी है और ये वाली नहीं लेनी। अब मुझे 2 संख्याएं नहीं लेनी है, ये वाली और ये वाली नहीं, बीच की लेनी केवल। इस x को मैं अगर इसमें रखता हूँ तो 48 आ जाएगा वहाँ पर, फिर 50 आ जाएगा और फिर 52 आ जाएगा। तो इनका औसत तो 50 ही है, क्योंकि 48, 50, 52 जो बीच की संख्या होगी वही औसत होगा इसमें। ठीक है, अगर ये क्रमागत सम संख्याएं हैं तो यहाँ पर, ठीक है, क्रमागत सम संख्याएं हैं तो इसका मतलब मेरा यहाँ पर औसत 50 आ गया बीच की संख्या को। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगला सवाल यह है कि यहाँ पर 6000 की राशि 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाई जानी है। यह किस्त का सवाल है। यहाँ पर किस्त के सवाल बहुत आसान होते हैं। ठीक है, इसमें एक ही तरीका अपनाया जाता है, 2 साल का हो, 3 साल का हो, चाहे 2% इसमें दर दी हुई है। इसको मैं 2% को 1/50 लिख सकता हूँ। ठीक है, यानी कि अगर धनराशि 50 थी तो 51 मेरी वो
धनराशि के बाद जो किस्त जमा करने के बाद 51 मेरी क्या बन गई थी, अमाउंट बन गया था मेरा, मूलधन बन गया था, वो मिश्रधन बन गया था यहाँ पर मेरा। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कि 6,000 रुपये की दो समान वार्षिक किस्तों में देना है यहाँ पर। तो वार्षिक किस्तों में 2 में देना, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसका वर्क करूँगा, 2 के लिए इसका वर्क करूँगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 50 का वर्क 2500 हो जाएगा यहाँ पर। और 51 का वर्क कितना होता है, 51 का वर्क 2601, 5 पंजे 25 निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा भूल गया, उसका 51 का वर्क होगा यहाँ पर, एक का वर्क 1 हो जाएगा यहाँ पर, 5 दूनी 10, 0 हो जाएगा, 5 पंजे 25 और 1 26, ठीक है, 2601 ही होता है। ठीक है, 2601 इसका स्क्वायर होता है 51 का, 2601 इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब अगर मुझे 3 साल का निकालना होता तो मैं ये जो 50 है इसका एक बार घन और करता है यहाँ पर। ठीक है, एक बार घन और करना पड़ता मुझे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 2 साल के लिए है। तुम किस्तें जो है बराबर है, सवाल बोला 2 समान किस्तों में देना है, तो किस्तें बराबर, उसको मुझे बराबर करना पड़ेगा 51 से। 51 से यहाँ गुणा करनी पड़ेगी क्योंकि 51 का वर्ग है, 51 से मुझे गुणा इधर भी करनी पड़ेगी 51 से। तो ये आ जाएगा मेरा यहाँ पर 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, 2550। ये टोटल जोड़ दूंगा इनको मैं, ये जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 5050 आ जाएगा। और ये इसको मुझे जोड़ने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो किस्त होती है बराबर होती है, तो यहाँ पर इसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं, केवल इसको जोड़ूंगा मैं यहाँ पर। तो मेरा टोटल मूलधन है, तो मूलधन 5050 रुपये है, तो ये किसके बराबर है, ये 6000 रुपये के बराबर है, जो कि यहाँ पर ये दिया हुआ है यहाँ पर। तो 5050 का मान 6000 के बराबर है, 2601 का मान निकालना है मुझे, 2601 का मान निकालना है और भाग कर दूंगा कितने से, मैं 5050 से। ठीक है, 5050 से कर दूंगा, इसको मैं कैलकुलेट कर लूंगा, ये कैलकुलेशन आपके लिए है, आप कर सकते हैं इसकी। अगला क्वेश्चन यह है कि 3 भिन्न एक्स वाई और जेड इस प्रकार है कि एक्स बड़ा है वाई से और वाई बड़ा है जेड से। जब उनमें से सबसे छोटे को सबसे बड़े से विभाजित किया जाता है तो परिणाम 9/16 होता है। ठीक है, करते हैं इसको। यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, एक्स है, ये बड़ी है वाई से और ये जेड से बड़ी है। इसमें बोला है कि जब सबसे छोटे को सबसे बड़े से, यानी कि सबसे छोटा कौन है, जेड है, यहाँ पर सबसे छोटा जेड है ना, सबसे छोटे को सबसे बड़े से विभाजित किया जाता है तो परिणाम क्या आता है, 9/16 आता है। ठीक है, 9/16 परिणाम आई। आगे बोला है जो y से 0.0625 अधिक है। 0.0625 को मैं क्या लिख सकता हूँ, पॉइंट हटाऊंगा, 4 सिफर बढ़ा दूंगा एक के आगे को। ठीक है, यही मैं लिख सकता हूँ, 4 सिफर बढ़ा दूंगा यहाँ पर मैं। 625 से उसको काटूंगा तो कितनी बार कट जाएगा, ये 625 से इसको पहले 25 से काटूंगा, ये 25 बार कट जाएगा और ये 25 चौका 100, 400 हो जाएगा। 25 से उसको काटूंगा तो 16 बार आएगा, 25 में 25, 25 चौका 150। ठीक है, 1/16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/16। ठीक है, 0.0625 का मान जो है 1/16 आ जाएगा। जो y से ये 9/16 जो है, 9/16 जो है ये y से कितना अधिक है, कितना आया था, 1/16 आया था। ठीक है, 1/16 अधिक है यहाँ पर, तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 8/16। जब मैं इसको इधर ला करके घटाऊंगा तो नीचे 16 तो बराबर है, 9 में से 1 घट जाएगा, 8 बचेगा, यानी कि मैं इसको 1/2 भी लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान दिया हुआ है, प्लस वाई और प्लस जेड, इसका मान दिया हुआ है यहाँ पर 12 दूनी 24, 3 27/12। 27/12 को और क्या मैं कर सकता हूँ, 3 से काटूंगा, 3 9 27, 3 चौक 12, 9/4 लिख सकता हूँ। डायरेक्टली भी इसको काट सकता है, वैसे 3 चौक 12 आ जाता है और 4 दूनी 8 है, 9/4 आ जाता है यहाँ पर, तो ये 9/4 आ जाएगा इसका मान। अब आगे बोला है कि एक्स प्लस जेड का मान बताना है, यहाँ पर एक्स प्लस जेड का मान बताना है, वाई का मान 1/2 है, यानी कि 9/4 में से मुझे क्या घटाना है, 1/2 घटाना है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको घटाऊंगा तो ये आ जाएगा मेरा यहाँ से 9 दूनी 18 आ जाएगा, 4 एकम 4 आ जाएगा, 18 में से 4 जाएगा 16 बचेगा, ये 18 में से 4 जाएगा 14 बचेगा। ठीक है, 18 में से 4 जाएगा 14 बचेगा और 4 दूनी 8 आ जाएगा। इसको काटूंगा 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8, 7/4 आ जाएगा, यानी कि एक्स प्लस जेड का जो मान आएगा तो वो 7/4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है कि एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र, यानी कि एक छात्र एक परीक्षा है, उसमें मान लेंगे 100 टोटल अंक है, यही पूछा कि अधिकतम अंक ज्ञात करने हैं उसमें, तो मैं मान लूंगा 100, उसमें टोटल अंक 100 है, उसमें एक छात्र है। ठीक है, एक छात्र है ए, इसने क्या किया, इसने 20% अंक प्राप्त किए, 20% यानी कि 100 में से 20 अंक प्राप्त कर लिए, इसने 20 अंक प्राप्त कर लिए और वो क्या हुआ, फेल हुआ, 30 अंकों से फेल हो गया, यानी कि उसे भी 30 अंक और चाहिए थे, यानी कि फेल हो गया तो माइनस का 30 लिखेंगे, 30 अंकों से फेल हो गया यहाँ पर। एक छात्र बी है, ठीक है, एक छात्र बी है, दूसरा छात्र है, इसने
अंक प्राप्त किए, इसने 32 अंक प्राप्त किए, लेकिन ये अधिक अंक लाया है 42, ये 42 अंक अधिक लेकर आया है यहाँ पर, ठीक है। 42 अंक अधिक लेकर आया। इनका डिफरेंस कितना है? इनका डिफरेंस 12 है और इनका डिफरेंस कितना है? इनका डिफरेंस 72 है, ठीक है। ये जुड़ जाते हैं। 12 किसके बराबर है? 72 के। 1 का मान कितना हो जाएगा? 1 का मान 6 जाएगा, 12 छंग 72। 1 का मान अगर 6 है तो अधिकतम अंक मैंने कितने माने थे? 100 माने थे, 100 से गुणा कर दूंगा 6 की, तो 600 अधिकतम अंक है। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। यहाँ पर उत्तरांक भी पूछा जा सकता है, यहाँ पर उत्तरांक भी पूछा जा सकता है, यानी कि 1 का मान अगर यहाँ पर इतने उत्तरांक आ गया, यहाँ पर 600 हो गया, 600 में से मुझे 20% निकालूंगा फिर मैं, ठीक है, 20% निकालूंगा और ये 30 अंक जो है मुझे जोड़ने पड़ेंगे। यहाँ पर अनुत्तरण हुआ था ना 30 अंकों से, यहाँ पर माइनस के 30 आए थे, 30 अंक कम थे, तो यहाँ मुझे 30 अंक और जोड़ने पड़ेंगे, तो ये मेरे पासिंग मार्क आ जाएगा। यहाँ पर पासिंग मार्क कितने हो जाएंगे? 6 दूनी 12, 120, 120 प्लस 30 यानी कि 150 मेरे यहाँ पर पासिंग मार्क हो जाएंगे। पासिंग मार्क भी पूछा जा सकता था इसमें। अगला क्वेश्चन ये हो जाएगा, 2 इनलेट पाइप ए और बी है, एक टंकी को क्रम से 30 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं। एक पाइप ए है और एक बी है, ये भरता है मेरा 30 मिनट में और ये वाला भरता है 36 मिनट में। दोनों का एलसीएम ले सकता हूँ मैं, यहाँ पर एलसीएम ले सकता हूँ। एलसीएम आ जाएगा इनका 180 एलसीएम आ जाएगा, 180 एलसीएम है, ठीक है, 180 एलसीएम है। 3 से काटूंगा, 3 छंग 18 आ जाएगा, उससे काटूंगा 18 दूनी 36, 2 पंजे 10, 5 बार चला जाएगा ये, ठीक है। इनकी एफिशिएंसी आ गई दोनों की, ए की और बी की, ए की ये है और बी की एफिशिएंसी ये है। अब आगे बोला है कि केवल ए को 10 मिनट के लिए खोला जाता है, ए की एफिशिएंसी 6 है, तो 10 मिनट में कितना काम करेगा? 60 काम करेगा, 60 काम करेगा। टोटल काम अभी कितना बच रहा है? 10 मिनट के लिए काम करेगा ए, तो मेरे पास अभी कितना काम बच रहा? मेरे पास अभी यहाँ पर 120 काम बच रहा है अभी, ठीक है। 120 में से 60 काम हो गया है, 180 में से 60 काम हो गया, तो 120 काम मेरे पास बच रहा है यहाँ पर। अब आगे बोला है कि बी को खोल दिया जाता है, 10 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया जाता है और बी को खोल दिया जाता है, यानी कि अब बी काम करेगा 120 पे। जो शेष टंकी भरनी है 120 की, तो वो उसको बी को भरनी है, 5 की एफिशिएंसी से भरेगा तो 24 मिनट में भर देगा, ठीक है, 24 मिनट में भर देगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ पर यदि इस तरह से दिया हुआ है, अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है ये, ठीक है, 46.4 और अनुपात x दिया हुआ है और समानुपात किसमें है? x अनुपात 2.9 ये दिया हुआ है यहाँ पर। तो इसमें क्या करते हैं? बाहर वालों की गुणा और अंदर वालों की गुणा करते हैं, ठीक है, अनुपात समानुपात में। द्वितीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, इसमें भी ऐसे ही करते हैं, कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लगाना चाहिए, उसमें फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है, उसको भी हम ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 46.4 और गुणा 2.9, ठीक है। जब मैं 2.9 से इसकी गुणा करूंगा, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 2.9 यार इसको मैं 29 मान लूँ, एक थोड़ी देर के लिए 29 मान लूँ, उसको 464 मान लूँ, तो मुझे दिख रहा 29 से अगर मैं 464 के भाग करता हूँ तो 16 आएगा। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं उन 2.9 की अगर 16 से गुणा कर दूं तो मेरा ये आएगा 46.4 आएगा, अगर मैं 29 की 16 की गुणा कर दूं तो, ठीक है। और एक गुणा में क्या है? 2.9 भी है गुणा में, ठीक है। यहाँ पर मैं सबकी इनकी गुणा करके मुझे वर्ग निकालना पड़ता, वो मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, ये मेरा आ गया है, मुझे बिना गुणा करे निकाले मेरा यहाँ पर वर्ग आ गया है। यहाँ पर ये 2.9 है, ये 16 है, यानी कि एक्स स्क्वायर का मान तो ये है। यहाँ पर जब मैं x का मान निकालूंगा तो यहाँ से मैं एक एक लूंगा, केवल एक एक यूनिट लूंगा, एक एक पेयर लूंगा। यहाँ पर ये 2.9 आ जाएगा, 2 पेयर में से एक लूंगा और ये 4 चौक 16 है तो ये 4 लूंगा केवल यहाँ से, तो मेरा x का मान ये आएगा 4 9 36 आएगा और 4 दूनी 8 और 3 11 आएगा, 11.6 आएगा और x का मान ही मुझे ज्ञात करना था, 11.6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है, इसको बिटान देता हूँ मैं यहाँ से। अगला सवाल दिया हुआ है यहाँ पर, अगला सवाल यह है कि एक पार्टी हॉल में नीले और लाल रंग के पोशाक पहने लोग हैं, ठीक है। इसमें मैन है और इसमें वुमेन है, ब्लू रंग की है और रेड रंग की है, ठीक है, लाल रंग के हैं। यहाँ पर सवाल में थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा माथापच्ची है सवाल में, लेकिन अगर इसकी ट्रिक व्रिक अगर मैं बना सकता हूँ, ट्रिक भी इसकी हो सकता है ट्रिक भी हो, लेकिन ऐसे सवालों में ट्रिक की आवश्यकता वैसे होती नहीं है, क्योंकि ये बहुत पेचीदा सवाल होते हैं, तो इनमें बेसिक तरीका अपनाना चाहिए ऐसे क्वेश्चनों में। इसमें दिया हुआ है कि नीले रंग में पुरुषों की संख्या और लाल रंग में महिलाओं की संख्या का अनुपात 3:7 है। यहाँ पर नीले रंग में पुरुष, नीले रंग में पुरुष कितने हैं? यहाँ पर नीले रंग में पुरुष है यहाँ पर 3, तो नीले रंग में पुरुष कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, 3 है यहाँ पर। और 7 क्या है? ये लाल रंग में महिलाएं हैं, 7 जो है लाल रंग में महिलाएं, महिलाएं जो है ये 7 रंग में
महिला है। आगे क्या अनुपात दिया हुआ है? आगे अनुपात दिया लाल रंग में पुरुषों की संख्या 2 है। लाल रंग में पुरुषों की संख्या ये हो जाएगी ये, ठीक है। और बाकी क्या बचा? महिलाएं हैं, ये कट जाएगी, ये ब्लू रंग में यानी कि नीले रंग में महिलाएं हैं। यहाँ पर ये चीज आ गई, ठीक है। अनुपात दिया हुआ वो 3x 3x का और 7x का दिया हुआ है और इसका दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये अनुपात दिए हैं 2 का और 1 का और 3 का और 7 का, ये अनुपात यहाँ पर दिए हुए, तो इन पर हम x y y लगा देंगे यहाँ पर। अब सवाल में बोला है यदि नीले रंग में लोगों की संख्या का अनुपात है, नीले रंग में लोग कौन से हैं? 3x और 1y, ये है नीले रंग में, ये है मैन और वोमेन नीले रंग में, ये है 3x और प्लस का y, ये नीले रंग में है। इनका जो अनुपात है वो लाल रंग में अनुपात लाल रंग में लोगों की संख्या से 35-76 है। लाल रंग में कौन है? ये है 7 और 2 9y, यानी कि 7x और प्लस का 2y बराबर कितना है? ये 35/76 का अनुपात है। यहाँ पर 35/76 का यहाँ पर अनुपात है। मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई इसके करूंगा यहाँ पर, ठीक है। ये 35/76 आ जाएगा, 35/76। इसकी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से x और y का मान निकाल लूंगा। यहाँ से मैं इसकी गुणा करूंगा, यहाँ से 3 छंग 18 आ जाएगा, 3 सत्ते 21 और 1 22 आ जाएगा। इसकी करूंगा मैं 76 से y की 76y आ जाएगा। इसकी करूंगा 35 से 7 की 7 पंजे 35 और 7 या 21 और 3 24 आ जाएगा और प्लस में आ जाएगा मेरा 35 दूनी 70y, ठीक है। ये आ जाएगा। अब x वालों को एक तरफ और y वालों को एक तरफ कर सकता हूँ, तो ये 228x 245 में से घट जाएगा और ये 70 इधर आगे घट जाएगा, यानी कि इधर 6y बचेगा और इधर 228 घटेगा 45 में से, तो ये बचेगा 17, ठीक है। ये 17x बचेगा, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि x का मान यहाँ पर 6 आ जाएगा और y का मान यहाँ पर 17 आ जाएगा। ये अपोजिट हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये दो चीज मेरे पास आ गई। सवाल में पूछा है कि पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या बतानी, तो पुरुषों की संख्या कौन सी है? ये वाली है, पुरुषों की संख्या ये वाली है, तो इनके मान रखूंगा मैं यहाँ पर। ये आ जाएगा 3 छंग 18 आ जाएगा यहाँ पर और ये आ जाएगा 17 दूनी 34, 18 और 34 कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 8 4 12 यानी कि 52, ठीक है। महिलाएं कितनी हो जाएंगी? यहाँ पर y का और x का मान रख दूंगा, तो ये हो जाएगी 17 और 7 छंग 42, 17 और 42 59 हो जाएंगे। महिलाएं कितनी है? 59 है यहाँ पर। तो यही रेशियो है वह 52 और 59 का, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, 52 और 59। इस तरह से इस सवाल को कर लेंगे। पेचीदा सवाल है थोड़ा सा। अगला सवाल यह है कि 34, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं कैसे करूंगा? पिछले प्रैक्टिस सेट में कई बार आया हुआ है ये। 34 माइनस का 10 है, इसके भाग को मैं गुणा में बना लूंगा, तो इसको मैं 1/34 की पावर 7 रख दूंगा और यहाँ पर गुणा 34 की पावर माइनस का 11 लिख दूंगा। ये ऊपर जाकर के घटते हैं, तो 34 माइनस का 10 और माइनस का 7 आ जाएगा यहाँ पर और गुणा 34 की पावर माइनस का 11 आ जाएगा। गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 34 की पावर माइनस का 10 माइनस का 7 और माइनस का 11 जुड़ करके कितने हो जाएंगे? 10 7 8, यानी कि माइनस का 28 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। आसान क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है? इसमें 10, ये जो यहाँ पर दिया हुआ है 10 + 2, ये 2 कॉमन आ गया, तो इसका मतलब मैं इसको अंदर लूंगा तो सब में 2 2 जुड़ेगा, सब में 2 2 2 2 की गुणा होगी, ठीक है। जुड़ूंगा 2 2 की गुणा होगी यहाँ पर, तो कुल मिला के मेरी जो ये फॉर्म बनेगी, इसकी फॉर्म बननी है x + y + z का वर्ग बराबर x² + y² और प्लस z² प्लस का 2xy + yz और प्लस zx। ये वाली फॉर्म बननी है। इस वाले फॉर्मूले का इसमें इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर x y z क्या होगा? x y z यहाँ पर 3 2 5 और 5 10, यानी कि ये होना चाहिए। तो इसको मैं 2 भागों में तोड़ सकता हूँ, 3 दूनी 6, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, ठीक है। तो कुल मिला के x + y + z का मान जो आएगा मेरे पास इन तीनों में से आएगा, √3 x y और z का मान जो आएगा वो इन्हीं में से आएगा, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर ये देखना है कि माइनस कहाँ लाएगा, प्लस कहाँ लाएगा। तो मैं डायरेक्टली तरीका बता रहा हूँ इसका। ये यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर माइनस का है, ठीक है। अगर मैं माइनस यहाँ पर लगा देता हूँ, अगर मैं माइनस यहाँ पर लगाऊंगा, तो ये जो गुणा हो रही है एक्स वाई की, तो एक्स वाई की गुणा यहाँ पर प्लस हो रही है, तो इसका मतलब पहला जो होगा, पहला प्लस का होगा और यहाँ पर एक्स वाई आ जाएगा। इसकी मैं गुणा करूंगा x² एक्स वाई और वाई जेड, ठीक है। पहला तो हो जाएगा प्लस में, दूसरा मेरा क्या हो जाएगा? दूसरा मेरा आएगा इसके बाद
माइनस में, ठीक है। दूसरा मेरा माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पर मुझे यहाँ पर रखना पड़ेगा जेड से पहले, जेड से पहले रखना पड़ेगा, यानी कि मतलब यहाँ माइनस रखना पड़ेगा और यहाँ प्लस रखना पड़ेगा, तभी मेरा इसकी गुणा करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा ये 6 आ जाएगा। इसकी गुणा करूँगा तो रूट 6 आ जाएगा, इसकी और इसकी गुणा करूँगा तब मेरा माइनस में आएगा। ये मेरा तभी माइनस में आएगा, पहला प्लस में, बाकी दोनों माइनस में आएंगे। ये भी माइनस में आएगा, फिर इसकी गुणा करूँगा, इससे ही माइनस में आएगा। ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसका मतलब मेरा जो ऑप्शन होगा वो मेरा ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि मुझे माइनस यहाँ रखना पड़ेगा और प्लस यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से इसको कर लेंगे। ये थोड़ा शॉर्ट तरीका है इसका बताने का, बाकी इसको और मैं खोल के भी बता सकता हूँ, लेकिन आवश्यकता है नहीं, इतने में समझ जानी, बात समझ में आ जानी चाहिए ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये करता हूँ, यदि एक आदमी 10 लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिलाता है और दूसरा आदमी 8 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है, दोनों मिश्रण में अनुपात बताना है दूध का। तो यहाँ पर एक आदमी है, ये एक आदमी ए है, ये 10 लीटर दूध है, 10 लीटर दूध में उसने क्या किया, 6 लीटर पानी मिला दिया। तो 10 लीटर दूध में ये हो जाएगा, यहाँ पर 10 लीटर दूध में उसने 6 लीटर पानी मिलाया, तो टोटल ये यूनिट हो जाएगी 16 की हो जाएगी, टोटल 16 यूनिट हो जाएगी। उसमें जो रेशियो बनेगा वो 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, 5 और 3 का रेशियो बनेगा। दूसरा आदमी है बी, इसने क्या किया, इसने 8 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाया, यानी कि टोटल 12 है, और इसमें जो रेशियो बनेगा तो वो 2:1 का बनेगा, 2:1 का बनेगा। ये मिल्क और वाटर के रेशियो बनेंगे यहाँ पर। अब मैं जब इनको ऐड करूँगा, ऐड करने का तरीका क्या होता है, 5 3 2 1 ऐड करूँगा तो 5 या 3 8 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। इसका एलसीएम लूँगा, एलसीएम की आवश्यकता पड़ेगी नहीं मुझे यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 से गुणा करूँगा और यहाँ पर मुझे 8 से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं इसकी डायरेक्टली गुणा करूँगा, ये मिल्क है और ये वाटर का अनुपात आएगा, ठीक है। जब मैं तीसरे में मिला देता हूँ इनको मिला करके, तो 3 पंजे 15 यहाँ पर आ जाएगा और 8 दूनी 16 यहाँ पर आ जाएगा। मुझे यही अनुपात चाहिए था, केवल मिल्क का, वाटर का कोई मतलब ही नहीं था। तो 15-16 का अनुपात आ जाएगा, 15 का और 16 का, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी इसी में ही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का 10वां और 9वां पद और चौथा पद 4 है। 10वां पद दिया हुआ है, 10वां पद कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो 10वें पद को हम कैसे लिखेंगे, 10वें पद को लिखेंगे ए आर की पावर 10वें पद को 9 लिखेंगे और ये कितना है, 9 है, ठीक है। और इसके अलावा चौथा पद दिया होता है, चौथे पद को ए आर की पावर 3 लिखेंगे और चौथा पद कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इसके मैं भाग कर सकता हूँ इससे, इस वाले इसको 1 कर लूँगा, इसको 2 मान लूँगा, तो 1 में 2 की भाग दे दूंगा, तो ए से 1 कट जाएगा और ये बचेगा, ए से कट जाएगा मेरा, तो आर की पावर 6 बचेगा यहाँ पर, आर की पावर 6 बचेगा और ये 9/4 बचेगा यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर आर क्या पूछा है, इसमें 7वां पद पूछा है यहाँ पर, ठीक है। 7वां पद पूछा है तो मुझे कुछ करने की आवश्यकता है नहीं यहाँ पर, मुझे पद देखना है, पद क्या पूछा है। तो 7वां पद क्या होता है, 7वां पद क्या होता है, यहाँ से मैं ए का मान भी चाहिए, मुझे ए का मान चाहिए, तो मैं यहाँ पर ए आर यहाँ पर करूँगा मैं, ये आर की पावर 3 2 ये भी कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 9/4, क्योंकि मुझे यहाँ पर ए का मान चाहिए यहाँ पर, तो आर की पावर 3 इसकी स्क्वायर का मान 9/4 आ गया, यानी कि आर की पावर 3 का मान आ जाएगा 3/2, आर की पावर 3 का मान 3/2 आ गया, और यहाँ पर आर की पावर 3 का मान रखूंगा यहाँ पर, तो मेरा ए का मान निकल जाएगा, ए का मान आ जाएगा 4 × 2/3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 4 दूनी 8/3 आ गया ए का मान, और मुझे क्या चाहिए, 7वां पद, 7वां पद चाहिए। तो 7वां पद क्या होता है, ए आर की पावर 6 होगा, ठीक है। यहाँ पर ए का मान कितना है, 4 दूनी 8/3 है, और यहाँ पर आर की पावर 7वां पद और आर की पावर 6 का मान 9/4 है, यहाँ पर 9/4, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर आएगा 4 से 2 बार कटेगा तो 2 आ जाएगा, यानी कि 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। इस तरह का सवाल पीछे भी आया होगा कई बार, ठीक है, तो समझ गए होंगे आप इस सवाल को भी। अगला सवाल ये देगा, मैकेनिकल शब्द के अक्षरों से कितने 5 अक्षरों के शब्द इस प्रकार बन सकते हैं कि वह शब्द हमेशा एक व्यंजन से शुरू हो, ठीक है। अच्छा सवाल है ये भी। इसमें देखने पैदल टोटल पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 पद इसमें टोटल है। सबसे पहले पद देखो टोटल कितने हैं, इसके बाद देखो इसमें व्यंजन से शुरू हो रहा है, इसमें व्यंजन क्यों कितने हैं, एम आ जाएगा, सी आ जाएगा, एच आ जाएगा, लिख लेता हूँ एम सी एच, और इसके अलावा यहाँ पर एन आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पर सी आ जाएगा और एल आ जाएगा, यानी कि 6 है। 6 इसमें क्या है, व्यंजन है, बाकी के स्वर हैं इसमें। तो वोवेल है कितने हैं, वोवेल 4 बचेंगे, ठीक है, 4 वोवेल बचेंगे। इसके अलावा 5 अक्षरों का एक शब्द बनाना है, तो 5 अक्षरों का शब्द कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा 5 अक्षरों का, 1
2 3 4 और 1 5 यहाँ पर, ठीक है। सवाल में बोला है कि शब्द पहला शब्द जो होगा वो हमेशा व्यंजन होना चाहिए। तो व्यंजन होने के लिए सबसे पहले ये 6 पद है, तो ये मतलब 6 ये वर्ड दिए हुए हैं यहाँ पर, 6 में से कोई सा भी आ सकता है। तो ये 6 तरीके हो सकते हैं इसके, ठीक है। 6 में से कोई सा भी एम भी आ सकता है, सी बी, एच बी, एन बी, सी बी, एल बी, ये कोई सा भी पहले आ सकता है। तो 6 तरीके से आ सकता है, ठीक है। ये 6 तरीके से ये आ गया। टोटल पद कितने हैं? 10। टोटल इसमें ये कितने हैं? मैकेनिकल 10, यानी कि इसमें 10 शब्द हैं, इसमें 10 वर्ण है इसमें, ठीक है। इसके अलावा अगर 10 है तो एक यहाँ पर आ गया तो बचे 9, ठीक है। 9 तरीके से आ सकते हैं, 9 यहाँ पर आ गए, बचेंगे 8, फिर 7 और फिर 6, इस तरह से ये बचते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कुल तरीके ये हो गए आने के, 6 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6, ठीक है। ये आ जाएगा 6 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 और गुणा 6, ये टोटल तो ये तरीके हो गए। इसमें हमें ये देखना है कि रिपीट कौन से हो रहे हैं। तो सी रिपीट हो रहा है इसमें, और यहाँ पर ए भी रिपीट हो रहा है, तो यानी कि 2 वर्ण 2 बार 2 वर्ण 2 बार रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। 2 वर्ण 2 बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 गुणा गुणा में रखा जाएगा। तो फैक्टोरियल 2 को फैक्टोरियल 2 को 2 ही लिखा जाता है, तो 2 गुणा 2 रख दूंगा यहाँ पर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ पर 2 बचेगा, यानी कि 6 गुणा 9 और 6 दूनी 6 7 42 दूनी 84, यहाँ पर बचेगा 6 9 54, 54 की और 84 की मुझे गुणा करनी पड़ेगी, यही मेरा आंसर आ जाएगा। 4 चौक 16, यानी कि जो इसका इकाई अंक 6 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। 45 36 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से इसको कर लेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन ये है कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छिक एक पत्ता खींचा जाता है, तब खींचे गए पत्ते के न तो इक्का और न ही लाल बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 52 पत्ते हैं, 52 पत्ते में से एक खींचा जाता है, ठीक है। 52 पत्ते में से एक खींचा जाता है, तो टोटल जो पॉसिबिलिटी होगी तो वो तो टोटल तो 52 होगी, 52 में से खींचा जा रहा है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि उस पत्ते के ना तो इक्का होने की, तो इक्के कितने होते हैं? 4 इक्के होते हैं इसमें, ठीक है। 4 इक्के होते हैं, 4 इक्के होंगे, और बादशाह भी 4 होते हैं, वैसे तो बादशाह भी 4 होते हैं, लेकिन इसमें बोला है कि लाल बादशाह न होने की। तो लाल बादशाह न होने की प्रायिकता क्या होगी? तो लाल बादशाह कितने होंगे? 2 होंगे, एक ईंट का होगा और एक पान का होगा, ठीक है। इस तरह से होते हैं, खैर मैं तो खेला नहीं हूँ, लेकिन वो इस तरह से होता है कि 4 होंगे तो 2 लाल होंगे और 2 ब्लैक होंगे इसमें, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये नहीं आने चाहिए, ये नहीं आनी चाहिए। तो टोटल प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 4 तो 6, 54 में से 52 में से 6 घटाना पड़ेगा, तो ये 46 आ जाएगा, 46/52, यानी कि इसको 2 से अगर मैं काटूंगा, 2 से इसको काटूंगा तो ये आ जाएगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और ये आ जाएगा यहाँ पर 26, 23/26 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका आंसर बी ठीक हो जाएगा। तो न तो इक्का होगा तो ये नहीं आना चाहिए, और न ही लाल बादशाह होगा तो ये भी नहीं आना चाहिए। तो कुल मिला के ये 6 नहीं आनी चाहिए, तब जाके मेरी यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये बचेगी 23/26 की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया हुआ है, पाई चार्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर। इसमें दिया गया पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और बताना है। इसमें दिया हुआ है कि यहाँ पर एक क्लासेस है, ड्राइविंग की है, हॉबी क्लासेस पर किए गए व्यय को बताता है। ड्राइविंग पर, ड्रामे पर, कीबोर्ड पर और गिटार पर, म्यूजिक पर ही खर्च किए गए हैं यहाँ पर। यदि कुल व्यय यह है तो ड्राइंग का निरूपण करने वाले वृत्तखंड का केंद्रीय कोण, यानी कि अगर ये सवाल में पूछा है तो इसकी आवश्यकता है नहीं यहाँ पर, ठीक है। 10, ये जो जितना भी दिया हुआ है 10,70,000, इसकी आवश्यकता यहाँ पर है नहीं। ये टोटल जो होता है ये 100% का होता है, 100% का होता है, और टोटल 360 डिग्री का होता है। तो कुल मिला के 100% का जो मान है यहाँ पर, जो 100% का मान है, 100% का मान यहाँ पर 360 डिग्री है, ठीक है। ये दोनों बराबर होते हैं, 100% है और ये 100% है यहाँ पर, और 360 डिग्री, यानी कि यहाँ पर 100% का मान 360 डिग्री है। किसका आंसर पूछा है? वृत्तखंड ड्राइंग का। ड्राइंग का कितना है? 19% है। मुझे 19 का मान याद करना है, 19 का मान याद करूंगा, बटे 100 कर दूंगा, बटे आ जाएगा 100, यहाँ पर एक सी पर कट जाएगा, ये बचेगा यहाँ पर 19 से इसकी गुणा करूंगा और 10 से भाग कर दूंगा। तो 19 छक्का 6 नम 54 और 6 एकम 6, यानी कि 19 छक्का 114 हो जाएगा, 19 तिया 57 और 10 68, यानी 68.4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि दंड आलेख दिया हुआ है इसमें भी, और कंप्यूटर के स्पेयर पार्ट्स के उत्पादन को निरूपित करता है, ठीक है। इसमें ये सीडी है यहाँ पर, ये पेन ड्राइव है और ये कीबोर्ड है, ठीक। और यहाँ पर ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में उत्पादित पेन ड्राइव कौन सी बीच वाली है? ये
बीच वाली, इसकी संख्या के बीच का अनुपात बताना है। किस किस के? पेन ड्राइव की संख्या के बीच का अनुपात बताना है जनवरी, मार्च और अप्रैल में। तो जनवरी में कितनी हुई थी? जनवरी में हुई थी 1500, ठीक है। जनवरी में थी 1500 यहाँ पर, क्योंकि ये 1000 है, फिर 1500, फिर 2000, फिर 2500, यानी कि 500 का अंतर चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। जनवरी में कितनी हुई? 1500। मार्च में अगर यहाँ देखें तो कितनी होंगी? तो मार्च में भी ये 1500 ही हुई है, ठीक है। मार्च में भी 1500 ही है। इसके अलावा अप्रैल में पूछा है, अप्रैल में कितनी है? अप्रैल में यहाँ पर है ये, ठीक है। अप्रैल में ये यहाँ पर है, तो यहाँ से कितना हुआ है यहाँ पर ये? तो ये दिया है यहाँ पर, इसके बराबर में है, ठीक। इसके बराबर में है तो ये 3000 होगा यहाँ पर। ये सबसे बड़ी कमी होती है, ये इनको ऊपर ही लिखना चाहिए इनके यहाँ पर, ठीक है। तो ये 3000 हो जाएगा यहाँ पर, ये 3000 हो जाएगा। तो इसका रेशियो आ जाएगा 5 से काटूंगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 1:1:2 का। 5 से 15 से काटूंगा यहाँ पर, तो 1:1:2 का आ जाएगा यहाँ पर। 1:1:2 का रेशियो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है। इसमें ये ठीक है 3000 ये यहाँ पर, ठीक है। तो 15 से काटो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है कि दिया गया लाइफ, ये भी ऐसे ही है। तो इसमें दिखाया गया है कि ये जो है एक्स है और ये जेड है। दी गई अवधि में कंपनी एक्स द्वारा, ये कंपनी है, स्कूटरों की संख्या बतानी है एक्स से। यानी कि इसमें क्या ज्ञात करना है? ये जो एक्स है, ये वाली, ये इनके टोटल जोड़ करके और इसका औसत बताना है यहाँ पर। इनको जोड़ करके औसत निकाल देंगे, आसान है, निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि एक दूध वाले के पास एक कंटेनर में 80 लीटर दूध है और दूसरे कंटेनर में 68 लीटर दूध है। उस कंटेनर की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए। दोनों में किसी कंटेनर का दूध पूर्ण संख्या में माप सकता है। यानी कि इसका एचसीएफ चाहिए यहाँ पर, जो दोनों संख्या को काट रहा हो। तो ऐसी संख्या केवल यहाँ पर मुझे 4 दिखाई दे रही है। 4, हाँ 4 है इसका, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, इसमें इस सवाल में देख तो ये आंसर लगाना है इसका, एचसीएफ 4 हो जाएगा। एक व्यक्ति एक व्यू पॉइंट पर पैदल जाता है और अपनी कार से, सेम सवाल बिल्कुल पिछली 17 प्रैक्टिस सेट में था, इसकी जगह बस अलग था कुछ। 9 घंटे कुछ मिनट दिया हुआ था, 2 घंटे 15 मिनट था शायद, ठीक है। बाकी सेम क्वेश्चन था, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन यह है कि किसी वर्गाकार पतंग का विकर्ण, ये ठीक है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखा जाए तो एक वर्गाकार विकर्ण है, पतंग का विकर्ण है 32 सेंटीमीटर। तो विकर्ण क्या होता है? वर्ग का विकर्ण होता है d बराबर √2a, ठीक है। ये विकर्ण होता है यहाँ पर। तो विकर्ण कितना दिया है? 32 दिया हुआ है, तो a का मान आ जाएगा 32/2, 32/√2 आ जाएगा a का मान। बोला है कि उसके एक कोने से एक 8 सेमी भुजा वाला समबाहु त्रिभुज जुड़ा है, तो पतंग बनाने में कितना कागज लगेगा? यानी कि इसका मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। टोटल क्षेत्रफल ज्ञात करना है किसका? समबाहु त्रिभुज का, जो उसमें जुड़ा हुआ है, और इसका वर्गाकार पतंग का। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इसका तो हो जाएगा 32 का वर्ग बटे 2, यानी कि 32 गुणा 32 बटे यहाँ पर 2 रख दूंगा, यहाँ पर ये 16 आ जाएगा। और 16 की 32 की गुणा करूंगा तो कितना आएगा यहाँ पर? 16 की, और जब 32 की मैं गुणा करता हूँ तो आएगा 16 दूनी 32 और 16 थी 48 और 3 51, 512 आ जाएगा। 512 सेमी स्क्वायर, तो इसका आ जाएगा किसका? वर्गाकार पतंग का। और जो इसमें त्रिभुज जुड़ा हुआ है, समबाहु त्रिभुज, उसका कैसे निकलेगा? ए का मान दिया हुआ है 8, और ये भी मैंने इसमें कई बार बता दिया है, 2 बार शायद आ गया। ए का मान आ जाएगा यहाँ पर 64, यहाँ पर 4 से कट जाएगा 16, 16√3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 16√3 और इसमें जुड़ जाएगा, टोटल हो जाएगा 512 और प्लस का 16√3, ये आ जाएगा। लेकिन ये इस फॉर्म में है तो √3 का मान हम रख देंगे। √3 का मान होता है 1.732, ठीक है। ये इसमें भी दिया हुआ भी है, दे भी देते हैं, किसी को ना भी पता है तो इसमें देते हैं, लेकिन ना भी दे तो याद रखना 1.732, और √2 का मान होता है 1.4, ठीक है। 1.4 होता है √2 का। तो इसका 1.732 से इसमें गुणा कर देंगे, तीन ही बार है यहाँ पर, पॉइंट के बाद 3 संख्याएं हैं, तो 512 और 16 से गुणा करूंगा इसकी मैं यहाँ पर 16 से, तो 16 दूनी 32, यानी कि केवल ऑप्शन नंबर इसमें है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, और मुझे पुनः गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन यह है कि 1900 को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 8% दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। तो एक पहला भाग ए है और इसको दिया है 8% दर पर 2 वर्षों के लिए, और दूसरा भाग बी है, इसको दिया है 4% की दर पर 3 साल के लिए। तो इसमें इस स्थिति में जो साधारण ब्याज का अंतर है वो 16/7 का है, ठीक है। इस तरह से इसको कर लेंगे यहाँ पर। 8 दूनी 16 से 16 कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 8 दूनी 16 से ये 16 कट जाएगा यहाँ पर,
तो कितना बचेगा, ये 4 या 12 आ जाएगा, तो 12 मेरा ऊपर चला जाएगा यहाँ पर। तो ए और बी का जो अनुपात आ जाएगा वो 12 और 7 आ जाएगा। सवाल में पूछा गया था, ये सवाल पूछा है तो 4% की दर पर दी जाने वाली राशि, तो 4% की दर पर दी जाने वाली राशि बी है, ठीक है, बी है, तो बी का मान कितना है, 7 है। टोटल कितना है, 12 7 19, 1900, 19 का मान 1900 है, एक का मान यहाँ पर 100 आ जाएगा, तो 4% पर दिया है 7, ये धनराशि 4 7 से गुणा कर दूंगा तो 700 आ जाएगा, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, लेकिन बच्चे गलत कर सकते हैं इसको। इसमें और सवाल भी है क्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि नितिन किसी कार्य को 7 घंटे में कर सकता है, ये नितिन है, ये कर सकता है 7 घंटे में, और प्रवीण है वो कर सकता है 21 घंटे में, और ऋषि की सहायता से, यानी कि ऋषि भी लग जाए तो NP प्लस R ये करते हैं कितने में, 3 घंटे पूरा कर सकते हैं। ये इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा यहाँ पर, 7 या 21 आ जाएगा, 21 कम 21 और 3 सत्ते 21 आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि N की और P की 3 और 1 है, तो यहाँ पर R की जो इफिशियंसी बचेगी वो 4 बचेगी कुल मिला के। सवाल में क्या पूछा है, ऋषि कितने घंटे में कर लेगा, तो 21 बटे यहाँ पर कितने घंटे में कर सकता है उस काम को, केले को, ये 21 टोटल इफिशियंसी हो गई। N की कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 7 या 21, और P की हो जाएगी यहाँ पर 1, 3 और 1 4 है, तो यहाँ पर 3 ही बचेगी, ठीक है, यहाँ पर इसकी जो इफिशियंसी बचेगी वो 3 ही बचेगी, जो R की इफिशियंसी बचेगी वो 3 ही बचेगी। अगर इसकी इफिशियंसी 3 बच रही है तो 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगी, ठीक है, तो ऋषि जो करेगा वो 7 दिन में काम को कर लेगा, ठीक है, 7 घंटे में कर लेगा, ठीक है, 7 घंटे दे रखा है तो 7 घंटे में कर लेगा। आसान क्वेश्चन है वैसे तो, ठीक है, और देखो आसान क्वेश्चन में भी इस तरह से गलती हो सकती है, तो गलती से बचना है। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ कि एक क्रिकेट खेल के पहले 20 ओवरों में रन रेट केवल 2.4 प्रति ओवर था, ठीक है, पहले 20 ओवरों में 2.4 का औसत था, तो कितने रन बने हैं, 24×48, यानी कि केवल 48 रन बने हैं 20 ओवरों में। आगे बोला कि 308 का लक्ष्य है, 308 का लक्ष्य है, 48 रन बन चुके हैं, तो बचे कितने अभी, 260 रन बच रहे हैं अभी, ठीक है, 260 रन अभी बच रहे हैं, 260 रन बच रहे हैं, ओवर कितने बच रहे हैं, 30 ओवर बच रहे हैं, ठीक है, 30 ओवर बच रहे हैं, तो इसमें किस रन रेट बनाना चाहिए, तो 0 0 कट जाएगा, 3 8 24 बचेंगे 2, और 2 बचेंगे, और 3 सत्ते 2 बचेंगे, 3 छंग 18 आएगा, 3 छंग 18, फिर 6 से आता चला जाएगा तो 8.7 आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यह है कि किसी समांतर श्रेणी में एपी प्रथम पद और अंतिम पद 18 और 48 है, इसके पदों का योगफल 396 है, तो पदों की संख्या बतानी है। अगर समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद दिया हुआ होता है तो उसका योगफल SN बराबर N/2 A प्लस L होता है, ठीक है, ये L जो है अंतिम पद है, लास्ट पद है, ये अगर उसमें लास्ट पद और प्रथम पद दिया हुआ होता है तो, बाकी तो दूसरा फॉर्मूला है जो कई बार बताया है। SN का मान दिया हुआ 396 यहाँ पर, N का मान बताना है, N/2 हो जाएगा, A का मान यहाँ पर कितना है 18 और L का मान 48 है यहाँ पर, ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 396 बराबर ये आ जाएगा N गुणा 2 9 18 और 2 दूनी 4 2 चौक 8, इस तरह से कर सकता हूँ, यानी कि N का मान जो आएगा 396 बटे ये आ जाएगा यहाँ पर 33, 11 से काट लूंगा, 11 से 33 बचेंगे यहाँ पर, 11 से 66 और 11 से 33, ये 12 आ जाएगा इसका मान, N का मान 12 आ जाएगा, यानी कि उसमें 12 पद है। अगला क्वेश्चन ये है कि एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की कमी की जाती है, इसे फिर 20% बढ़ा दिया जाता है, तो प्रतिशत में शुद्ध परिवर्तन क्या है, संख्या 10 थी, उसको 10% बढ़ा दिया जाता है तो 11 हो जाएगी, वो 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है, तो अगर 10 है तो 1 बढ़ाने के बाद 11 हो जाएगी। दूसरी जो है 10% की कमी, अगली बार 10% की कमी की गई, यानी कि संख्या 10 है तो कमी 1 की होगी तो 9 हो जाएगी, उसके बाद 20% बढ़ा दिया गया, 20 पंजे 100, संख्या अगर 5 है और उसको बढ़ा दिया गया तो 6 हो जाएगी, ठीक है, यही तो होगा इसका, ये आ जाएगा 500 यहाँ पर, ये हो जाएगा 9 छंग 54, 54 की 11 गुणा करूँगा, 11 चौक 44 और 11 पंजे 55 और 4 59 आ जाएगा, तो कुल मिला के 94 की वृद्धि होगी उसमें, 94 की किससे, 500 से, तो बटे 5 आ जाएगा, सिफर मेरा कट जाएगा, तो यहाँ पर मैं इसको काटूंगा, 5 एकम 5 आ जाएगा, बचेगा 4, 5 अट्ठे 40, 18.8 आ जाएगा, ठीक है, इसका 18.8 आ जाएगा, 18.8% की वृद्धि हो जाएगी। आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर
ये 3 क्वेश्चन हो रहे हैं यहाँ पर इसके सेट के। इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में कुल मिला के कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, इसको कर सकते हैं। इसमें इनकी सबकी गुणा भाग करनी पड़ेगी और ऐसा क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा। इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो छोड़ना है पहले इस सवाल, ऐसे सवाल को गुणा भाग ही करते रह जाएंगे इस वाले सवाल में। एक व्यक्ति ने 6500 रुपये की धनराशि x% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर और 7500 की धनराशि x-2% की साधारण ब्याज दर पर निवेश की। यदि दोनों धनराशि से 3 वर्षों में ब्याज 3750 है तो निवेश की गई दूसरी धनराशि निवेश की गई दूसरी धनराशि के लिए ब्याज की दर कितनी थी, ये बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं कि 6500 की धनराशि है भाई, 6500 की धनराशि है यहाँ पर, ये 6500 की धनराशि है और x% की दर है और समय कितना है 3 साल का। 3 वर्षों में 3750 हो रही है, तो मैं इसको काट करके छोटा भी कर सकता हूँ यहाँ पर, यानी कि इसको मैं 1 साल बना सकता हूँ। 3 से इसको काटूंगा तो ये 1 साल की बन जाएगी, तो ये 1 साल का आ जाएगा यहाँ पर, 1 साल का आ जाएगा यहाँ पर और बटे आ जाएगा मेरा, मैंने परसेंट ले लिया यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर बटे में 100 रखने की जरूरत नहीं है। और ये प्लस कितना हो जाएगा, दूसरी राशि कितनी है 7500, दूसरी राशि 7500 की है, इसकी दर कितनी है x-2% की। तो यहाँ पर भी मैं एक ही लूंगा क्योंकि मैंने इसको 1 साल बना लिया है यहाँ पर। तो कितना ब्याज मिल रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 1250 रुपये का। कुल मिला के इसको सोल्व करना है यहाँ पर। या मैं यहाँ पर परसेंट ले सकता हूँ, यहाँ पर ये 65x आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है 65x आ जाएगा और ये प्लस का यहाँ पर आ जाएगा 75x माइनस का 150 आ जाएगा यहाँ पर और बराबर आ जाएगा 1250। ये धरा करके जुड़ जाएगा, 75 है यहाँ पर, 75 और 65 कितना हो जाएगा, 5 और 5 10, 7 6 13 14 आ जाएगा, 140x हो जाएगा और ये घटकर इधर आ जाएगा यहाँ पर, ये जुड़ जाएगा इधर सॉरी, ठीक है ये माइनस का है तो इधर जा करके जुड़ जाएगा, 1250 में को जुड़ेगा तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1400, ठीक है 1400 हो जाएगा। x का मान आ जाएगा यहाँ पर 10, x का मान 10% आ जाएगा। क्वेश्चन तो आसान है, ठीक है x का मान 10% आ जाएगा। तो मुझे 10% देख तो आंसर नहीं लगा रहा है, सवाल में देखना कि पूछा क्या है। सवाल में पूछा है दूसरी राशि के लिए ब्याज की दर क्या थी। पहली राशि ये थी, दूसरी राशि ये थी, दूसरी के लिए 8 होगी, 10 में यहाँ रखूंगा तो 8 बनेगी दूसरी, दूसरी के लिए 8 है और पहली के लिए 10%। सवाल में देख कर आंसर लगाना है, ठीक है इस तरह से इसको कर लेंगे। अगला है कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 210 है, दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या बतानी है कौन सी है बड़ी संख्या। तो इसमें क्या करते हैं हम कि क्रमागत संख्याएं x और x+1 होती हैं क्रमागत, और इनका गुणनफल कितना दिया हुआ है, इनका गुणनफल दिया हुआ है 210 का, ठीक है। यहाँ से मैं डायरेक्टली ऑप्शन से भी रख के देख सकता हूँ। अगर मैं x का मान यहाँ पर मैं x+1 यहाँ पे बड़ी संख्या दी हुई है ना, यहाँ पर बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या x+1 होनी चाहिए। x+1 का मान अगर मैं 15 रखता हूँ तो इसका मान 14 रखना पड़ेगा, 14 और 15 ही गुणा करता हूँ तो 210 आएगा यहाँ पर, 210 आएगा। तो इसका मतलब मेरी बड़ी संख्या 15 है और छोटी संख्या 14 है। इस तरह से रख के देख सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी है इसका करने का, मैं करके बता रहा हूँ। इसमें मुझे इसके फैक्टर लिखने पड़ेंगे। 210 के फैक्टर क्या होंगे, 3 से काटूंगा 3 से 21 आ जाएगा, 7 से काटूंगा 10 बार और 5 से काटूंगा 2 बार। तो मेरे पास ये यहाँ से फैक्टर भी आ सकते हैं। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ 3 5 15 और 7 दूनी 14, तो 15 और 14 इसके फैक्टर हैं, तो 15 और 14 इसके फैक्टर, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी 15 होगी यहाँ पर। तो इस तरह से भी मैं कर सकता हूँ इसको।